शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो जीनोम का मतलब समझते हैं। जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड इन ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिम्स। कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके। तो उसमें ह्यूमंस में क्या क्या आता है? एक तो उसका न्यूक्लिक डीएनए, जिसमें कि, और इसमें हम हैप्लॉइड कंटेंट लेते हैं। तो हैप्लॉइड में न्यूक्लिक डीएनए में जिस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 23 प्लस माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी आता है, जो कि मदर की ओवम में से आता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मदर की ओवम का ज़्यादा पार्ट आता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी रहता है। तो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और 23 क्रोमोसोम मिलाकर ह्यूमन जीनोम बनाता है, ओके। सो इस पहले पेज में तो हमारा सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि ये क्या क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, और साइंटिस्ट ने इसको कैसे खोजा, और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सब इसमें बताया गया है। तो आप पहले इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया। सो साइंटिस्ट और हम पहले ये सब इसके पहले के सेक्शंस में ये सब देख चुके हैं कि जो डीएनए होता है वही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिसाइड करता है हर किसी ऑर्गेनिम्स की। अब दूसरे शब्दों में कहें कि जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी ऑर्गेनिम्स का, वो लाई करता है, वो रहता है डीएनए सीक्वेंसेस में। डीएनए का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग जीन कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, जो आगे आकर प्रोटीन शो होते हैं बॉडी में, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में दिखते हैं। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है वही हमारे कैरेक्टर्स को बताता है, ओके। सो इफ़ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अब यहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में खनक चालू हुई। इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो इंडिविजुअल अलग हैं तो उनके डीएनए सीक्वेंस भी अलग होंगे, ओके। सो एटलीस्ट कुछ जगह पर तो होंगे। दीज अजम्पशंस, यही सारी बातें साइंटिस्ट के दिमाग में हल कर गई और उनको मजबूर कर दिया कि डीएनए ह्यूमन का जो जीनोम है उसके कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस पता लगाने में। कंप्लीट डीएनए में डीएनए का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मतलब जो बेसिस जो डीएनए को बनाते हैं, एजीसीटी, वो किस सीक्वेंस में अरेंज हैं, उसका कंप्लीट सीक्वेंस उन्होंने निकाला, वो निकालना चाहा उन्होंने, ओके। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स जैसे कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसमें देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर कैसे यूज़ होता है, डीएनए को काटना, ये सब, और उसमें न्यू पीस ऑफ डीएनए जोड़ना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। वेर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डीएनए को बाहर निकलकर उसके सीक्वेंसेस का पता लगा सकते थे। सो इट्स अ वेरी ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990 में लॉन्च हो गया था। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है कि यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इट वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। तो उन्होंने यह नीचे समझाने की कोशिश करी है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कि अगर टोटल ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स थे, ठीक है, और अगर एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की जाए तो उसके लिए खर्चा आता था $3 का, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में कम से कम 210 या 220 रुपए का, ठीक है ना, एक बेस पेयर का एस्टिमेशन करने के लिए, उसकी सीक्वेंस का पता करने के लिए। तो इतने 3 × 10⁹ बेस पेयर का कितना खर्चा आएगा उसका, इस पैराग्राफ में मेनली उन्होंने यही बताया कि कितना महंगा है। उनको उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। तो टोटल सीक्वेंसिंग करने में इतना खर्चा आएगा, ओके। और अगर इन सारे बेस पेयर्स को हम एक बुक पर नोट करना चाहें, जो बुक 1000 पेजेस कंटेन्स करती है, और एक पेज पर अगर हम 1000 लेटर लिख पाएँ, तो ऐसी हमको 3300 बुक चाहिए होंगी,
पूरे ह्यूमन जीनोम को लिखने के लिए। ये बस वो समझा रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल ट्रांसलेशन का काम है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। So that much the enormous amount of data expected to be generated also necessitated use of high speed of computational, तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी, डाटा स्टोरेज की और रिट्रीवल की और एनालिसिस की, सारी ही चीज़ें, क्योंकि अगर एक बार हमने डाटा निकाल भी लिया तो उसको स्टोर करना है हमको, स्टोर करने के बाद ऐसे स्टोर करना है कि ज़रूरत पड़ने पर उसका रिट्रीवल आसानी से हो सके, उसको निकालना आसानी से जा सके और उसका एनालिसिस आसानी से हो सके। सो एच जी पी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। सो इसने एक नई एरिया बायोलॉजी को जन्म दे दिया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो इन्हीं सब चीज़ों से डील करती थी, ठीक है, ह्यूमन जीनोम के और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के डाटा स्टोरेज रिट्रीवल एनालिसिस। और यही वो ब्रांच है जो कि कोरोना वायरस के सीक्वेंसिंग का भी पता कर रही है। ओके, सो गोल क्या है एचजीपी का, साइंटिस्ट ने क्या गोल्स बनाए कि उनको क्या क्या पता करना है एचजीपी के जरिए। सो गोल्स थे, उनको सारे के सारे 20 से 25 हज़ार जीन्स हैं जो ह्यूमन डीएनए में, वो बाद में पता लगा कि 20 से 25 हज़ार हैं, उन सबको पता करना था, ठीक है। सेकंड, जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो ह्यूमन को बता रहे हैं उनका पूरा सीक्वेंस निकालना, कि वो किस सीक्वेंस में अरेंज हैं वो सारे बेस पेयर, उनका पता करना। उस स्टोर को, जैसा कि मैंने बताया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स चालू हो गई यहाँ से, उस जो सीक्वेंसिंग मिली है उसका पूरा स्टोर के उसके डाटाबेस को स्टोर करना, उसके बाद उसका डाटा का एनालिसिस करने के लिए टूल्स अच्छे बनाना, इसके बाद इन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड कराना जिससे सारे सेक्टर्स उसका सही से यूज़ कर पाएँ। जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी दिया जिससे कि अच्छी फसल को उपयोग किया जा सके, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ को दिया जिससे कि अलग अलग बीमारी को होने से पहले ही रोका जा सके या फिर जो हो गई हैं उनको ठीक किया जा सके। ओके, एंड एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल इशूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और आपको पता ही है साइंटिस्ट इथिकल इशूज से ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, तो उस सब के लिए भी। सो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट, ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। कोऑर्डिनेट किस किस ने किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। ओके, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एचजीपी, अर्ली ईयर्स में द वेलकम ट्रस्ट, यूके का वेलकम ट्रस्ट बिकेम अ मेजर पार्टनर। देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको आपने देख ही लिया कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए फंड कहाँ से आया, वो इन जगह से आया, वेलकम ट्रस्ट से आया। इसके अलावा एडिशनल कंट्रीब्यूटर्स से जो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ अलग जगह से आए थे। सो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, 2003 में ये कंप्लीट हो गया। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसीजेज। ओके, जो हम देख चुके हैं। Besides providing clues to understanding the human biology and learning about non-human organisms, DNA sequencing can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare. So, यहाँ इन्होंने बताया है कि ह्यूमन बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के अलावा लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिम्स, उनकी भी डीएनए सीक्वेंसिंग की, जिससे कि हमको एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में हेल्प मिल सके। जैसे कि हम वेक्टर्स की तरह जो डीएनए को यूज़ करते हैं, तो हमको पता है कि हमको किस जगह पे कट करना है और ही हमें कहाँ मिलेगा, तो वो सब के किस वजह से, क्योंकि हमने उनकी सीक्वेंसिंग की हुई है, नॉन ह्यूमन जीनोम्स ऑर्गेनिम्स की भी हमने सीक्वेंसिंग की हुई है, इसीलिए हमको पता है। सो मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल, अब क्या क्या उनकी किस किस की हो चुकी है, मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिम्स सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनोर, हेपेटाइटिस एलिगेंस, a free living non-pathogenic nematode, ड्रोसोफिला प्लांट्स हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस, इनके डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। ओके, चलिए मेथडोलॉजी देखते हैं कि क्या मेथड है एचजीपी का, कैसे ये सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट के सामने दो तरीके थे सीक्वेंसिंग करने के। एक तो या तो पूरा का पूरा डीएनए को ही सीक्वेंस कर दें, या सिर्फ उस पार्ट को सीक्वेंस करें जो कोडिंग पार्ट है। ओके, तो देखते हैं एक एक से। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ओके,
एक तो, और इस प्रोसेस को बोला उन्होंने EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जो डीएनए का पार्ट आरएनए को बना रहा है सिर्फ उसको सीक्वेंस करना। और दूसरा था अदर वन, द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ओके, एक दूसरे में क्या था, कोडिंग और नॉन कोडिंग सारे के सारे डीएनए को ही सीक्वेंस करना, एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, उसके बाद सारे सीक्वेंस के फंक्शंस को बताना। इस इस मेथड को टर्म दिया गया है सीक्वेंस एनोटेशन, क्योंकि सीक्वेंस को एनोटेट कर रहे थे उनके फंक्शंस से लेकर, ठीक है। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड। अब यहाँ से उन्होंने वो मेथड बता रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज में। ये कैसे करते हैं, एंजाइम्स की मदद से करते हैं। रिकॉल डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर इज टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ स्टडिंग और सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए। ओके, एंड इसके बाद वो क्लोन करते हैं इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स प्रोकैरियोटिक डीएनए का वो पार्ट होता है जो खुद से डिवाइड और रेप्लिकेट होता रहता है, उसमें हम इस डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को डाल देते हैं जो कि साथ में वेक्टर के रेप्लिकेट होता जाता है और एम्पलीफाई हो जाता है, जिससे हम उस छोटे पीस को आसानी से स्टडी कर पाते हैं। So the cloning resulted into amplification of each of the DNA fragments so that it is subsequently could be sequenced with ease। तो यह क्लोनिंग करने से डीएनए का एम्पलीफिकेशन हो जाता है, जिससे सीक्वेंसिंग करने में आसानी होती है। कौन से दो वेक्टर्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, एक तो है BAC, दूसरा है YAC। The commonly used hosts were bacteria and yeast, and the vectors were called as BAC, bacterial artificial chromosome, and yeast artificial chromosome. So now the fragments were sequenced using automated DNA sequencer that work on the principle of a method developed by Frederick Sanger। तो फ्रेडरिक सेंगर ने एक मेथड, एक प्रिंसिपल कंप्यूटर में, मतलब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर टाइप का बना दिया था जिससे ऑटोमेटिकली डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती थी। और सेंगर ने ही प्रोटीन की सीक्वेंसिंग का भी उनको क्रेडिट जाता है। So these sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments of for sequencing. Alignment of these sequences were humanly not possible. So यह डीएनए का ये सब ओवरलैपिंग और ये सब करना ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। इसलिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाए गए। दिस सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। इसके बाद सारे सीक्वेंसेस को एक के बाद एक एनोटेट किया गया, उनके फंक्शंस उन पर बताए गए और फिर उनको हर क्रोमोसोम पर बताया गया कि वो किस क्रोमोसोम का पार्ट थे। ओके, सो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस सबसे लास्ट तक चली, सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, तो ये 2006 में जाके ख़त्म हुआ। देखिए SGP 2003 में ऑफिशियली ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ पार्ट उसके फिर भी चलते रहे जिसमें क्रोमोसोम 1 था जो 2006 में जाके ख़त्म हुआ। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। ये सबसे लास्ट था जिसकी सीक्वेंसिंग रह गई थी। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome। इसके बाद जेनेटिक और फिजिकल मैप जीनोम के बनाना एक अलग डिफिकल्ट टास्क था। दिस वाज जनरेटेड इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स। देखिए जो सारी डिटेल्स है ना, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, माइक्रोसैटेलाइट्स, कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, कितना परसेंट कोड करता है, प्रोटीन बनाता है, ये सारी की सारी मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है। और उसमें मैंने ये चार्ट को समझाया है जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप प्लीज़ उस चार्ट को देख लें। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। चलिए, जीनोम की सीक्वेंसिंग हो गई, पता लग गया, सब कुछ हो गया, तो अब हमको क्या क्या पता लगा ह्यूमन जीनोम का के बारे में। ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स।
सो एक एवरेज जीन कितने बेसिस कंसिस्ट करता है? 3000, बट इसके साइज और नंबर अलग अलग होते हैं। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है डिस्ट्रॉफिन, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो थे ना, जो कोडिंग पार्ट जो जीन्स थे वो सिर्फ 30,000 ही थे। साइंटिस्ट पहले सोच रहे थे 80,000 से 1,40,000 तक तो होंगे, लेकिन वो बस 30,000 ही निकले। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। ठीक है। और ये जो पूरा ह्यूमन जीनोम था ना, इसमें से 99.9% सभी ह्यूमंस में सेम ही है, सिर्फ 0.1% डिफरेंट है। इसको मैंने बहुत अच्छे से इस चार्ट में इस जगह पर बताया है, आप प्लीज़ देख लेना यहाँ पे कितना अलग है, कितना डिफरेंट है। ओके, सो द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। देखिए 30,000 टोटल डिस्कवर जीन्स थे, जिसमें से 50% का फंक्शन ही नहीं पता था, मतलब कि 15,000 जीन्स का फंक्शन पता ही नहीं था। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सिर्फ इस पूरे जीनोम में से सिर्फ 2% से भी कम ऐसा डीएनए था जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था। ओके, देखिए यहाँ प्रोटीन के लिए कोड है, आरएनए के लिए नहीं। ठीक है, आरएनए के लिए तो और भी करता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लगभग 50 से 60% तक डीएनए जो है वो रिपीटेटिव डीएनए ही है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, अब वो रिपीटेटिव सीक्वेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है ऐसा सीक्वेंस, ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो, उसे रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 बेस पेयर हैं AGCT, इनमें से कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस रैंडमली बन के आ जाए, मान लीजिए GCA आ गया, और यही GCA 10-12 बार या 3-4 बार या कितने भी रैंडम बार रिपीट हो गया एक एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए पे। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। ठीक है, सो दे आर थॉट टू हैव नो, इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, पर ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक और इवोल्यूशन को बताते हैं। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज़्यादा टाइम लगा इसी की सीक्वेंसिंग में, सबसे ज़्यादा जीन भी इसी में होते हैं, और सबसे कम होते हैं वाई जीन में। ठीक है, वो वाई क्रोमोसोम में सबसे कम होते हैं, सिर्फ 231 ही बेसिस हैं, वो सॉरी जीन्स हैं। Scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA difference, उन्होंने काफ़ी डीएनए में ऐसी लोकेशंस फाइंड की जहाँ पे सिर्फ एक ही बेस का डिफरेंस है। इन चारों बेसिस में सिर्फ कोई एक ही बेस डिफरेंट है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। इसको उन्होंने बोला स्निप्स, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं स्निप्स, स्निप्स की तरह। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मींस फॉर्म, तो बहुत सारी फॉर्म, जिसकी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से ही बहुत सारी फॉर्म। दिस इन्फॉर्मेशन promises that revolutionize the process of finding chromosome location for disease associated sequencing and, तो ये किस किस में फायदा करता है? डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस और ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री में। ओके, सो अब इसकी एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंज क्या है? Driving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological system. Biological system की understanding को बहुत अच्छे से समझने के लिए the enormous task will require the expertise and creativity of tens of, बहुत सारे scientists इसमें चाहिए, public और private sectors भी चाहिए। One of the greatest impact of having edge sequence में will be radically new approach to बायोलॉजिकल रिसर्च में एचजी की काफ़ी हेल्प होगी, इसकी एप्लीकेशंस की काफ़ी हेल्प होगी। इन द पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट अ टाइम। इन द पास्ट, पहले जो रिसर्चर्स थे वो सिर्फ एक या कुछ जीन को एक टाइम पे पढ़ पाते थे। विद द होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड न्यू हाई थ्रू आउटपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। लेकिन अब हम ज़्यादा, हमको पूरा सीक्वेंस पता है तो हम ब्रॉड स्केल पर स्टडी कर सकते हैं इस डिसीज़ की, नई वेराइटीज़ की एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ओके, दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन जीनोम।
पूरा का पूरा जीन्स की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स और ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। किस तरह वो इतनी रिदमिक से काम करता है, हमारे अंदर सारे जीन्स किस तरह से इतने सारे प्रोटीन बनाते हैं, वो सबको हम अब एचजीपी की मदद से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस इज इट विद दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।